मॉर्निंग बच्चों एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 4। इसके पहले 3 लेक्चर इस टॉपिक का डाल चुके हैं। तो तीसरा लेक्चर में हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात किए थे। क्या एक्टिवेशन एनर्जी होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, उसको निकालने के लिए आर्हेनियस का एक समीकरण आया था। उसी समीकरण का यूज करके उसी से एक और समीकरण बनाए डिराइव करके, उसी समीकरण का, उसी इक्वेशन का यूज करके हम रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए आज की इस लेक्चर को प्रारंभ किया जाए। तो उसी से रिलेटेड कुछ सवाल हम यहाँ पे करने जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल हम बोर्ड पर डाले हुए हैं। कहता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का जो रेट होता है वो डबल हो जाता है, दुगना। डबल कब होगा? वेन, जब इट्स टेम्परेचर, जब रिएक्शन के तापमान को चेंज किया जाता है, कहाँ से कहाँ, 300 केल्विन से 310 केल्विन तक किया जाता है, तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो दुगना हो जाता है। तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच ए रिएक्शन विल बी, मतलब इस प्रकार के रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। तो बच्चों कैसे बनाएंगे? 300 केल्विन से 310 केल्विन किए रिएक्शन का रेट दुगना हो गया। तो मान लिया जाए कि जब टेम्परेचर 300 केल्विन है, इधर हम टेम्परेचर यूज करेंगे और इधर रिएक्शन के रेट की बात कर लेते हैं। तो 300 केल्विन पर रिएक्शन का रेट को हमने क्या मान लिया? आर एक्स मान सकते हैं, कुछ भी। तो बताओ 310 केल्विन पर कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, 2r। दुगना 300 से 310 की ये रिएक्शन का रेट क्या हो गया? दुगना हो गया। यदि हम यहाँ x लेते तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 2x। आपको हम लेक्चर नंबर 3 में लास्ट में हम एक समीकरण बनाए थे, याद है? क्या चीज? लॉग R2 बटे R1 बराबर माइनस EA y 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ऐसा समीकरण बनाए थे। तो बताइए लॉग R2 माने T1 हो गया इनिशियल टेम्परेचर, T2 को हम फाइनल मान लेंगे। तो इनिशियल है 300, फाइनल कहाँ पहुंच गया? 310। तो 300 केल्विन पर का रेट को हम R लिए, तो फाइनल 310 केल्विन पर रेट को क्या ले लेंगे? 2R बराबर EA बाई 2.303। और बताओ क्या कि हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है कौन सा यूनिट में निकालना है? जूल वाले यूनिट में। तो जूल में मान निकालने के लिए R का मान कितना लेना पड़ेगा? 8.314 बोलिए, या सीधा बोल दो 25/3। और इधर ले लो 1 बटे टेम्परेचर 300 बटे 310। सॉल्व कीजिए, R से R कैंसिल, log 2 का मान होता है 0.301 बराबर EA बटे 2.303 इंटू 25 और 3 को ऊपर भेज दो 3। और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 310 माइनस 300 यानी कितना हो जाएगा? 10 बचेगा। इधर हो गया 10 बटे कितना? 300 गुने 310। चलिए, कुछ कैंसिल होता है? हाँ कैंसिल होगा, कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो। इधर कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। देख लीजिएगा कैलकुलेशन। तो अब आप बताओ, यहाँ से यदि हम EA का मान निकाल लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का मान, तो EA बराबर, इसको गुना करो तो 0.301 गुने 2.303 गुने 2.303 गुने बताओ 25 गुने 25
गुने 25 25 25 25 और गुने कितना बोल, यानी 3100 कर सकते हैं, सॉरी 3100 3100। अब तक कुछ नहीं है, देख लीजिएगा, नहीं है। अब बटे कितना कितना, यानी यहाँ से 3 नहीं, वही हो जाएगा। और अब आप यहाँ देखिए, के सही। तो यहाँ से बताओ एक्टिवेशन एनर्जी का मान कुछ नहीं, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, ई ए बराबर ई दोनों का गुणनफल होता है 0.693 गुने 25 गुने 3100 गुने 3100। अच्छा बताओ, ये आंसर आएगा जूल पर मोल में, लेकिन हमारा जो ऑप्शन दिया गया किलो जूल में, तो जूल को किलो में लाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा किलो जूल पर मोल। चलिए 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 25, यानी ई ए बराबर 0.693 गुने 155 बटे 2, 155 बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद लगभग 53.6 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, आप उतारिए। चलिए उतार लिए होंगे, बिठाते हैं। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन उतार लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइए। चलिए बन गया होगा, हम बना देते हैं, ट्राई करिए, देखिए यहां से कहता है कि ए रिएक्टेंट ए फॉर बनाता है दो प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट है ए, अभिकारक ए जो दो तरह का प्रोडक्ट बनाता है, एक ए से बी का प्रोडक्ट बनता है, एक ए से सी का। इस रिएक्शन को इस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है E1 है, दूसरा रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी E2 है। हाँ, जबकि K1 और K2 उस रिएक्शन का दोनों का रेट कांस्टेंट, पहला रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1, दूसरा का रेट कांस्टेंट K2। एक रिलेशन दिया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी E2 बराबर 2 टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट, ये रिलेशन दिया हुआ है। हमें K1 और K2 का रिलेशन पता करना है कि किस तरह से K1 और K2 एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप जानते हैं आर्हेनियस का इक्वेशन याद है, K बराबर A इंटू ई टू द पावर EA1 बाई ई टू द पावर माइनस EA1 अपॉन RT, ये इक्वेशन होता है। इसी इक्वेशन का यूज करेंगे दोनों रिएक्शन के लिए। चलिए इस रिएक्शन को मान लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है इसको हम सेकंड रिएक्शन लेते हैं। तो पहले फॉर फर्स्ट के लिए, फॉर फर्स्ट रिएक्शन, फॉर फर्स्ट रिएक्शन के लिए देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या दिया गया, K1। फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K1 बराबर A इंटू ई टू द पावर माइनस, सॉरी यहाँ E केवल रहेगा, ए टू द पावर। अब यहाँ रखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया गया, EA1 बाई R इंटू T। दूसरा रिएक्शन फॉर सेकेंड रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन के लिए मान लीजिए समीकरण बोल दिए फर्स्ट, तो दूसरा रिएक्शन के लिए उसी तरह से बनाएंगे, K2 बराबर A इंटू ई टू द पावर माइनस EA2 बाई R इंटू T, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, LHS को LHS से भाग दीजिए, RHS को RHS के साथ, तो K1 बाई K2 बराबर A बाई A। देखिए दो रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कुछ नहीं दिया गया, हालांकि होगा अलग अलग। EA
ए इंटू ई टू द पावर माइनस EA1 वाई आर इंटू टी बटे ए इंटू ई टू द पावर माइनस EA2 वाई आर इंटू टी, EA2 वाई आर इंटू टी। अब देखिए K1 वाई K2 बराबर, ये भी आरएनएस कांस्टेंट, ये भी आरएनएस कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट का रेशियो फिर एक आरएनएस कांस्टेंट के ही रूप में मिलेगा। कांस्टेंट बाई कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता, ए इंटू भाग, यहां से क्या करते हैं पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, जो माइनस है वो प्लस चला जाएगा, तो प्लस वाला को पहले, जैसा कि आप जानते हैं फॉर एक्स के पावर एम बटे एक्स के पावर एन बराबर एक्स टू दी पावर एम माइनस एन, इसी का हम यहाँ यूज करेंगे ए टू दी पावर, तो यहाँ माइनस जब लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला को पहले लिखेंगे EA2 अब बटे आर टी माइनस EA1 अब बटे आर इंटू टी। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो बताओ K1 बाई K2 बराबर ए इंटू ई टू दी पावर एलसीएम आर टी हो जाएगा EA2 माइनस EA1 बटे आर इंटू टी। शायद क्वेश्चन में EA2 का मान इतना दिया होगा, तो रखिए K1 बाई K2 बराबर ए इंटू ई टू दी पावर 2 इंटू EA1 माइनस EA1 अब बटे आर इंटू टी, यानी K1 बाई K2 बराबर ए इंटू ई टू दी पावर EA1 बटे 2 में एक जाएगा EA1 बटे आर इंटू टी। तो बताओ K1 बराबर कितना, K2 ए इंटू K2 इंटू ई टू दी पावर EA1 बाई आर इंटू टी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसको उतारिए, चलिए उतार लिए होंगे, अब इसको मिटाते हैं। और भी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा हम कंसेप्ट को कुछ आगे बढ़ाते हैं, फिर हम क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे आगे। अब हम बात कर देंगे रिएक्शन के टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए हेडिंग डालते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में अभिक्रिया का ताप गुणक लिख देते हैं, अभिक्रिया का ताप गुणक। देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है, ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है ये बेसिकली रेट कांस्टेंट के रेशियो को बताएगा। दो अलग अलग तापमान पर जब हम रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के वैल्यू को निकालेंगे, तो हमने बताया टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, तो ये बेसिकली दो अलग अलग जब हम तापमान पर किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के वैल्यू को जब हम निकालेंगे, तो उस रेट कांस्टेंट के वैल्यू का जब हम अनुपात लेंगे तो वही अनुपात रिएक्शन का कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब दो अलग अलग तापमान यूज करेंगे तो उन दोनों तापमान का जो डिफरेंस अंतर होना चाहिए, या तो 10 केल्विन का होना चाहिए, या तो उन दोनों तापमान के बीच का अंतर होना चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइए पहले इसको डिफाइन करते हैं, पहले इसको डिफाइन कीजिए। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन at two different temperature which differ by
which differ by 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन is called temperature coefficient of reaction। टेम्परेचर रिएक्शन के टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम सूचित करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा संकेत, इसको हम ईटा संकेत पढ़ते हैं, ईटा। इसका मतलब ईटा कैसे निकालेंगे? तो मान लिया जाए कि हम एक रेट कांस्टेंट का मान यदि हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालें, ये रेट कांस्टेंट कितना तापमान पर निकाला गया? 10 पर। तो अगला रेट कांस्टेंट का मान हम कितना पर निकालेंगे? तो 20 पर होना चाहिए, तब ने अंतर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। और इन दोनों वैल्यू का जब हम अनुपात लेंगे तो उसी को हम कहेंगे रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है। अर्थात इन जनरल फॉर्म इन जनरल फॉर्म में देखें तो यदि हम किसी रिएक्शन के एक रेट कांस्टेंट के वैल्यू को T डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाले तो अगला जो रेट कांस्टेंट का मान होना चाहिए वो T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर का होना चाहिए। और इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो उसी रेशियो को क्या कहेंगे? रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है। एक चीज और देखिए कि किसी भी रिएक्शन का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होगा वह वैल्यू 2 से 3 के बीच में आता है। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन लाइज बिटवीन किसके किसके बीच लाई करता है? तो याद रखिएगा 2 से 3, यानी कि जब भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान निकालेंगे तो 2 से कभी भी कम नहीं आता है और 3 से ज्यादा नहीं आएगा। 2 और 3 के बीच में ही ये वैल्यू होता है। हाँ, जो बच्चे यदि इसका हिंदी नहीं लिखे हैं तो इस डिफिनीशन का हिंदी यूज कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सब डिफिनीशन आएगा। बाकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का ताप गुणक क्या है या किसे कहा जाता है, लिखेंगे। 10 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 10 केल्विन के अंतर वाले दो अलग अलग तापमान पर अभिक्रिया के दर स्थिरांक के अनुपात को अभिक्रिया का ताप गुणक कहा जाता है। चलिए उतार लिए होंगे, अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए उतार लिए होंगे तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं कैसे इसका यूज होगा। मान लीजिए एक सवाल देते हैं, इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन is 2, then how many times of rate constant of reaction increases when its temperature changes from 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कहता है कि रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बता रहा है, कितना बता रहा है? 2 बता रहा है। इसका मतलब कि रेट कांस्टेंट का अनुपात कितना बता रहा है? 2।
अलग अलग टेम्परेचर पर 10 डिग्री के अंतर वाला। सवाल कहता है कि देन तो हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो दर स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है, कितना गुना इंक्रीजेज बढ़ता है जब इसका तापमान कितना से कितना करते हैं 10 से 90, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से सीधा तापमान को चेंज करके 90 पर करते हैं तो उस तापमान पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू पहले से कितना गुना ज्यादा बढ़ेगा। मान लिया जाए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट का मान निकाले के, और जब 90 पर निकाले तो हो गया 50 के, मान लिया जाए, इसका मतलब कितना गुना बढ़ा, 50 गुना बढ़ा। यही पता करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। इधर लेते हैं रेट कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर ले लीजिए, और इधर हम ले रहे हैं रेट कांस्टेंट। मान लेते हैं कि लेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट के वैल्यू को हम के बोल देते हैं। 10 पर कितना के, तो बताओ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होना चाहिए 2K। कैसे, ताकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान हमेशा 2 ही रहेगा। नहीं, 20 पर 2K, 10 पर रेट कांस्टेंट के और 2K बटे के करेंगे तो 2 ही ना आएगा। इसका मतलब कि जितना टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू रहेगा उतना ही गुना हमेशा रेट कांस्टेंट बढ़ेगा जब जब हम तापमान को 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएंगे तब तक। तो बताइए, तो 30 पर कितना हो जाएगा, इसका दुगुना, फिर 10 बढ़ा तो फिर उतना ही गुना बढ़ेगा, तो 2K है और 2K का दुगुना कितना हो जाएगा 4K। बताओ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा, अब इसका फिर दुगना 8K। जब जब 10 बढ़ाएंगे तब तब उतना ही गुना बढ़ेगा जितना रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा, इसका दुगना 16K। हाँ, यही 3 रहता तो हर समय तिगुना करते। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा, इसका दुगना 32K। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा, इसका दुगना 64K। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 128K। और बताओ 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो गया 256K। बताओ 10 पर K है तो 90 पर 256K, यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना गुना बढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि 256 टाइम्स जो है वो इंक्रीज किया, बढ़ा इतना गुना। पहले ऑप्शन दे देगा कि 256 टाइम्स, 32 टाइम्स, इस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, 256 के। देखिए ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, अब इसको और आसान करते हैं, इसको और इजी करते हैं। चलिए ठीक है, हम 10 से 90 किए तब में। अब मान ले जाए कि कोई स्टूडेंट को हमें खूब लिखवाना है, इसी मेथड का, बस यही मेथड पढ़ा दिए और उसको एक न्यूमेरिकल दे देंगे। उसको शौक है कि सर हम आज तक पहली बार हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, ये न्यूमेरिकल सीख लिए हैं, तो उसको क्या करेंगे, कैसे बनवाएंगे। हम दे देंगे कि हाँ टेम्परेचर चेंज है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विद्यार्थी जी जब बनाते बनाते 90 से 10, 100, 100 से 110, 110 120 ऐसे ऐसे करते करते जाएगा तो कम से कम 3-4 पेज लगेगा। और 3-4 पेज लगेगा तो वो भी विद्यार्थी जी बड़ा खुश हो जाएगा कि लगता है कि आज पहली बार हम एक ऐसा न्यूमेरिकल बना रहे हैं जो 4 पेज में न्यूमेरिकल का आंसर आया है। नहीं, ऐसे नहीं। चलिए ये भी मेथड है, ऐसे भी आप आंसर ला सकते हैं, बट ये 10 से 90, हमारे 10 से कर देगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मेथड से बनाएंगे तो 2-4 घंटा का समय ही बर्बाद हो जाएगा। तो आइए इसका दूसरा मेथड समझते हैं। सेकंड मेथड क्या, बड़ा आसान है, तुरंत बना लीजिएगा। सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को बनाने का दूसरा विधि, K1 बाई K2 बराबर ईटा के पावर डेल्टा टी बटे 10। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो किसी इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल लगा तो बड़ा इजी आप
न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ईटा तो आपको पता है क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। K1 जो है इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, और K2 क्या है, सॉरी इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल रेट कांस्टेंट, इनिशियल रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और K2 क्या, फाइनल रेट कांस्टेंट ऑफ फाइनल रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में कितना का परिवर्तन है। अब देखिए इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेट कांस्टेंट क्या है, इनिशियल का मतलब जैसे यहाँ पे इनिशियल क्या माने, के, मतलब यहाँ पे के हो गया K1, और फाइनल मतलब होता है कि जहां पे हम लोग फाइनली टेम्परेचर को लाए उस तापमान पर का रेट कांस्टेंट, ये फाइनल रेट कांस्टेंट बना। यहाँ पे तापमान में कितना कप है, जैसे 10 से 90 किए तो परिवर्तन कितना का हुआ, चेंज निकालना है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो बताइए इनिशियल टेम्परेचर जहां से हम रिएक्शन के तापमान को बढ़ाना शुरू किए उस तापमान पर रेट कांस्टेंट कितना है, के। फाइनल हम लोग कौन से तापमान के लिए निकालेंगे, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के लिए निकालेंगे। तो फाइनल टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट को दिए हम K2 बोल दिए, क्या बोल दिए, K2। और बताओ ईटा का मान हो गया 2, तापमान में चेंज कितना का हुआ 80 का, अब बटे कितना 10 कैंसिल, यानी K2 बटे K बराबर 2 के पावर 8, यानी K2 बराबर 2 के पावर 8 का मतलब हो गया 256 इंटू के। बताओ फाइनल जब टेम्परेचर पहुंचा तो उस समय रेट कांस्टेंट इनिशियल का कितना गुना बढ़ गया, 256 गुना बढ़ गया। यदि टेम्परेचर 10 से 100 कर देता तब तापमान में परिवर्तन 90 होता, तो 2 के पावर 9 यानी 512 के हो जाए। तो दूसरा मेथड काफी आसान है, शॉर्ट मेथड है, तुरंत आप आंसर ले आइएगा। यदि ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो आप तुरंत आंसर ले आइएगा। तो ठीक है, आप इसको बताइए।